नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृश्य आईएएस चैनल की इस नए वीडियो में। तो ये जो हमारी सीरीज़ है, सीरीज़ के अंतर्गत हम यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 में जो भी सवाल पूछे गए थे अलग-अलग सब्जेक्ट्स को लेकर के, चाहे वो आपका पॉलिटी का सेगमेंट रहा हो, चाहे इकोनॉमी का सेगमेंट रहा हो, चाहे साइंस एंड टेक का सेगमेंट रहा हो, इन सभी सेगमेंट से जो भी सवाल आए हैं उनका डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे और उनके जवाब को देखने की कोशिश करेंगे कि सही जवाब यहाँ पर क्या हो सकता था और आप किस तरीके से आंसर तक पहुंच सकते थे अपनी एग्जाम के भीतर, उसको भी थोड़ा सा यहाँ पर हम एनालाइज करने की कोशिश करने वाले हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो है ये मुख्यतः साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेगमेंट को लेकर के, यानी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी सेगमेंट को लेकर के है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारी वीडियो में जो सवाल बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सवाल होंगे। तो सबसे पहले आज का जो हमारा सवाल है वो बेसिकली आपका वैकल्पिक पावर ट्रेन व्हीकल्स को लेकर के था। तो सवाल में आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित प्रकार के वाहनों पर विचार कीजिए। तो कुछ वाहन आपके सामने दिए हुए हैं। सबसे पहले है पूर्ण बैटरी विद्युत वाहन, दूसरा है हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहन और तीसरा था ईंधन सेल विद्युत हाइब्रिड वाहन। तो अब हमें बताना था कि उपयुक्त में से कितने वैकल्पिक पावर ट्रेन वाहन माने जाते हैं। ऑप्शन हमारे सामने थे, ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी सभी 3 और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब था वो था आपका ऑप्शन सी, यानी कि यहाँ पर जो तीनों चीजें आपके सामने दी हुई हैं, ये तीनों ही चीजें जो हैं वो आपका वैकल्पिक पावर ट्रेन व्हीकल जो है मानी जाती हैं। अब हमारे सामने सवाल उठता है कि आखिर वैकल्पिक पावर ट्रेन व्हीकल्स होते क्या हैं। थोड़ा सा उनको अगर हम समझने की कोशिश करें, बेसिकली वैकल्पिक जो आपके पावर ट्रेन व्हीकल्स हैं ये वो व्हीकल्स होते हैं जिसमें आपका इंटरनल कंबल्शन इंजन नहीं होता है, या फिर ये व्हीकल जो है वो इंटरनल कंबल्शन व्हीकल जो आपका इंजन है उस पर आधारित नहीं होते हैं। यानी कि जो जैसे आपके कन्वेंशनल वाहन हैं, जैसे आपका सामान्य आप देखें तो कोई ट्रक आप देखेंगे या कोई कार आप देखेंगे, तो ये सब क्या है, इन सभी में जो बेसिक मैकेनिज्म है वो आपका इंटरनल कंबल्शन इंजन का है। लेकिन जिन गाड़ियों में या जिन वाहनों में इस इंटरनल कंबल्शन इंजन का इस्तेमाल नहीं होता है उनको हम वैकल्पिक पावर ट्रेन वाहन मानते हैं। अब ऑप्शन वापस अपने सवालों पर आते हैं, ऑप्शंस पर आते हैं। तो बेसिकली आपका जो भी इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे सबसे पहले अगर आप देखें तो कंप्लीट बैटरी जो आपका व्हीकल है, अगर वो कंप्लीट बैटरी व्हीकल है तो इसका मतलब ये है कि उसमें इंटरनल कंबंशन इंजन जो है वो मौजूद नहीं है, यानी कि ये आपका सही है। फिर हाइड्रोजन ईंधन सेल है, यानी कि आपका फ्यूल सेल है, ये भी जो है इसमें इंटरनल कंबंशन इंजन मौजूद नहीं होता है। फिर तीसरा है आपका ईंधन और सेल विद्युत का हाइब्रिड वाहन, यानी कि इन दोनों को अगर आप मिला दें तो हाइब्रिड वाहन बनेगा। इसमें भी आपका इंटरनल कंबल्शन इंजन का इस्तेमाल नहीं होता है। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि बेसिकली आपका तीनों ही जो ऑप्शन है वो आपके सही हैं, यानी कि सभी 3 यहाँ पर सही जवाब हो जाता है। चलिए आगे बढ़ा जाए, अगले सवाल को यहाँ पर देखते हैं कि अगला हमारा सवाल क्या है। और अगला जो हमारा सवाल है वो यूएवीज यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स को लेकर के है। सवाल में आपसे पूछा गया था कि मानव रहित वायव वाहनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट यहाँ पर हमारे सामने दिए हुए थे कि बेसिकली हमें जो है इसमें से सही जवाब चुनना था। सबसे पहला जो हमारा स्टेटमेंट है, सभी प्रकार के यूएवीज ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल अवतरण या लैंडिंग कर सकते हैं। दूसरा हमारा स्टेटमेंट था कि सभी प्रकार के यूएवी स्वतः मंडरा सकते हैं। स्वतः मंडराने की इंग्लिश अगर आप देखें तो इसका मतलब था ऑटोमेटेड हावरिंग कर सकते हैं। और तीसरा हमारा स्टेटमेंट था कि सभी प्रकार के यूएवी शक्ति पूर्ति के स्रोत के रूप में केवल बैटरी का इस्तेमाल करते हैं। अब क्योंकि ये साइंस एंड टेक का सेगमेंट है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये कहा जाता है कि अगर कहीं भी आपको एक्सट्रीम स्टेटमेंट मिलता है तो आपको उस स्टेटमेंट को, अगर आप नहीं जानते हैं उसके बारे में, तो आपको उसको गलत ही मानना है। क्यों गलत मानना है? अब जैसे यहाँ पर आप देखें, जैसे यहाँ पर हमें जो है उपयुक्त कथनों में से कितने सही हैं ये बताना है। ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है सभी 3 और ऑप्शन डी है कोई भी नहीं। अब यहाँ पर एक एक स्टेटमेंट का एनालिसिस अगर आप करें तो यहाँ पर सबसे पहले सभी प्रकार के यूवीज लिखा हुआ है, यानी कि आप जो है स्कोप ही नहीं छोड़ते हैं गलत होने का। तो सभी प्रकार के यूवीज ऊर्ध्वाधर या वर्टिकल लैंडिंग कर सकते हैं। तो ये बात आंशिक तौर पर सही है। कुछ जो आपके यूवीज हैं वो वर्टिकल लैंडिंग कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप रोटरी विंग टाइप के जो यूवीज होते हैं, जिनकी जो विंग्स होती हैं वो आमतौर पर बेसिकली आपका बहुत फिक्स नहीं होती हैं, तो रोटरी विंग टाइप के जो यूवीज हैं वो यहाँ पर वर्टिकल लैंडिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले वर्टिकल लैंडिंग का मतलब क्या होता है उसको समझने की अगर हम कोशिश करें तो ओवरऑल जैसे अगर आप देखें, आप कोई जहाज है, मान लीजिए कोई जहाज जो है आपको
लैंड करना है। तो जहाज आपका यहाँ से होते हुए पहले रनवे पर जो है रन करेगा, उसके बाद जहाज आपका लैंड कर पाता है, यानी कि जहाज जो है रुक पाता है। लेकिन अगर कोई चीज बिना इस तरह रनवे पर भागे सीधे जो है वो लैंड कर पाए, सीधे जो है रनवे पर मान लीजिए इस तरीके से आपका जहाज आता है और सीधे यहाँ पर लैंड कर लेता है, इसको आप कहते हैं वर्टिकल लैंडिंग। तो कुछ तरीके के आपके जो यूएवीज हैं वो वर्टिकल लैंडिंग कर पाते हैं, जैसे जो आपके रोटरी विंग जो यूएवीज होते हैं या रोटरी विंग प्रकार के जो यूएवीज हैं वो यहाँ पर आपका वर्टिकल लैंडिंग कर सकते हैं। लेकिन जो फिक्स्ड विंड यूएवीज हैं वो यहाँ पर वर्टिकल लैंडिंग नहीं कर पाते हैं। तो पूरी तरीके से स्टेटमेंट गलत नहीं है, लेकिन पूरी तरीके से सही भी नहीं है, पर क्योंकि यहाँ पर सभी लिखा हुआ है तो इसलिए हमारा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाता है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है सभी प्रकार के जो यूएवीज हैं वो ऑटोमेटेड हावरिंग कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है। कुछ प्रकार के जो यूएवीज हैं वो ऑटोमेटेड हावरिंग कर सकते हैं, जबकि कुछ प्रकार के जो यूएवीज हैं वो ऑटोमेटेड हावरिंग नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा तीसरा स्टेटमेंट है आपका कि सभी जो आपके यूएवीज हैं वो बैटरी का इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी ठीक नहीं है। कुछ यूएवीज में बैटरी का इस्तेमाल होता है, कुछ जो आपके यूएवीज हैं वहां पर फ्यूल सेल का भी इस्तेमाल किया जाता है, कुछ यूएवीज में कंबल्शन इंजन का भी इस्तेमाल होता है, दहन इंजन का भी इस्तेमाल होता है। तो अलग अलग तरह के यूएवीज आपको देखने को मिलते हैं, कहीं पर आप जो है बैटरी का इस्तेमाल करते हैं, कहीं पर आप कंबल्शन इंजन का इस्तेमाल करते हैं, कहीं पर आप फ्यूल सेल का इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट आपका गलत है। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर आपके गलत हैं। इस तरीके से ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं अगले सवाल पे। अगला जो हमारा सवाल है उसमें आपसे पूछा गया था कि विद्युत वाहन बैटरी के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। हमारे सामने 4 एलिमेंट जो है वो दिए हुए हैं। पहला एलिमेंट है आपका कोबाल्ट, दूसरा है ग्रेफाइट, तीसरा है लिथियम, चौथा है आपका निकेल। अब उपर्युक्त में से कितने सामान्यतः बैटरी के कैथोड के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं? या ध्यान रखिए आपसे कैथोड के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 3 और ऑप्शन डी सभी 4। तो अब इसका जो सही जवाब है इसमें अगर आप देखें तो इसमें से अगर आप देखें इसमें से 3 का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कोबाल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लिथियम का आप कैथोड के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं और निकेल का कर सकते हैं। केवल ग्रेफाइट को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अब है क्या, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर पूछा क्या गया है, क्या बातें हमें समझनी थी। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हमें समझना है वो बैटरियों के बारे में समझना है। सबसे पहले हमसे क्या बात की गई है, बैटरी के बारे में बात की गई। तो बैटरी बेसिकली क्या करती है, बैटरी आपका जो केमिकल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। क्या करती है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। इसके लिए बैटरी में मुख्यतः 3 कंपोनेंट आपको देखने को मिलते हैं। एक है आपका क्या, एक है आपका एनोड हो गया, दूसरा आपका कैथोड हो गया और तीसरा हो गया आपका इलेक्ट्रोलाइट। तो क्या तीन कंपोनेंट आपके कौन कौन से हैं, एनोड है, कैथोड है और इलेक्ट्रोलाइट है। इन तीनों के अपने विशेष काम भी होते हैं। जैसे काम अगर आप देखें, एनोड क्या है, एनोड बेसिकली आपका एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। क्या है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, जहां ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीडाइजेशन होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स यहां से बाहर जाते हैं। कैथोड की अगर आप बात करें, कैथोड बेसिकली आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स का बेसिकली आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं यहाँ पर। और तीसरा कंपोनेंट है आपका इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट आप कह सकते हैं एक तरह का सोल्यूशन होता है, जो सोल्यूशन आपका एनोड और कैथोड के बीच जो सर्किट है उस सर्किट को पूरा करने का काम करता है। यानी कि यहाँ से जो आपके अणु हैं वो बेसिकली इन दोनों के बीच में, इसके माध्यम से इन दोनों के बीच में इनका पूरा सर्किट जो है वो पूरा किया जाता है। तो ये हमने 3 कंपोनेंट देखे। अब इन 3 कंपोनेंट में बेसिकली हमसे जो सवाल पूछा गया है वो कैथोड को लेकर के है, और कैथोड का इस्तेमाल जो है इन तीनों एलिमेंट का इस्तेमाल आप कैथोड के तौर पे कर सकते हैं। केवल और केवल आप ग्रेफाइट को कैथोड के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते, इसके पीछे भी एक रीजन है। ग्रेफाइट को आप कैथोड के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, इसके पीछे का रीजन ये है कि अगर आप जो है उच्च वोल्टेज पर इस्तेमाल करते हैं, अगर आप कैथोड को उच्च वोल्टेज पर यानी हाई वोल्टेज पर अगर आप ग्रेफाइट का इस्तेमाल करते हैं तो ग्रेफाइट बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है। क्या हो जाता है, ग्रेफाइट बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है, जिसकी वजह से ये कई बार काम नहीं कर पाता है। इसीलिए हम जो है ग्रेफाइट को इस्तेमाल नहीं करते हैं कैथोड के तौर पर। तो ये हमने समझ लिया है। सवाल का सही जवाब क्या होगा, आपके केवल 3 यहाँ पर सही जवाब है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगला सवाल देखते हैं। अगला हमारा सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 3 चीजें आपके सामने हमारे यहाँ दी हुई हैं। पहला है धूम्रपान के बाद सिगरेट के बचे हुए टुकड़े, जिसको सिगरेट की बट भी कहा जाता है। दूसरा है चश्मे के लेंस और तीसरा है कार के टायर। अब हमें बताना है कि इनमें से कितनों में आपको प्लास्टिक देखने को मिलती है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 3 और ऑप्शन डी कोई नहीं। अब जब ये सवाल यूपीएससी ने अपने एग्जाम में पूछा था तो इसमें से अधिकांश लोगों को ये पता था कि चश्मे के लेंस में और कार के टायर में आपका प्लास्टिक इस्तेमाल की जाती है। इसमें मुख्य तौर पर आपका माइक्रो प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। सिगरेट के बट को लेकर के कई लोगों में कंफ्यूजन थी, या सिगरेट के जो जले हुए टुकड़े थे उसको लेकर के कई लोगों में कंफ्यूजन थी। तो इसका सही जवाब है कि इसमें भी आपको प्लास्टिक देखने को मिलता है। इसमें आपको मुख्य तौर पर सेल्यूलोज एसीटेट नाम का एक कृत्रिम प्लास्टिक जो है, एक आर्टिफिशियल प्लास्टिक जो है वो देखने को मिलता है। क्या? सेल्यूलोज एसीटेस नाम का एक कृत्रिम प्लास्टिक यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। बहुत ही ज्यादा आपका टॉक्सिक जो है, जिसमें टॉक्सिक रसायन जो है वो मौजूद होते हैं, बहुत ज्यादा विषैले रसायन मौजूद होते हैं। और ये बेसिकली जो आपका प्लास्टिक है इसको विघटित होने में 10 साल से ज्यादा का समय लग सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर आपके तीनों जो स्टेटमेंट हैं पूरी तरीके से ठीक हैं, और इसलिए आपका इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी हो जाता है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगले सवाल को अगर आप देखें, अगला हमारा सवाल है, निम्नलिखित पदार्थों पर विचार कीजिए। 3 आपके सामने पदार्थ यहाँ पर दिए हुए हैं। पहला है एथेनॉल, दूसरा है नाइट्रोस्टाइरीन और तीसरा है यूरिया। अब उपयुक्त में से कितनों के उत्पादन में कोयला गैसीकरण या कोल गैसीकरण प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जा सकता है? हमारे सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी सभी 3 और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है, इसमें आप जो कोल गैसीकरण प्रोसेस या कोल गैसीकरण टेक्नोलॉजी जो है, आप एथेनॉल को बनाने में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आप यूरिया को बनाने में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आप नाइट्रोस्टाइरीन को बनाने में इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यानी कि क्या सही जवाब है इसका? ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अब थोड़ा सा इसको डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने सवाल आता है कि आपका जो कोल गैसिफिकेशन है, कोल गैसिफिकेशन का क्या मतलब होता है? तो कोल गैसिफिकेशन आप कह सकते हैं बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोयले को आप सिंथेटिक गैस या संश्लेषित गैस में, या जिसको आप सिन गैस भी कहते हैं, तो सिन गैस आपने एनवायरमेंट में पढ़ा होगा, सिन गैस में बेसिकली यहाँ पर कोयले को कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब ये जो सिन गैस है, सिन गैस में बहुत सारी तरह की गैसेस आपको देखने को मिलती हैं। इसमें आपका कार्बन मोनोडाइऑक्साइड आपको देखने को मिलता है, इसमें आपको हाइड्रोजन देखने को मिलता है, इसमें आपको कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिलता है, इसमें आपको मीथेन देखने को मिलता है जिसको आप CH4 कह सकते हैं, इसमें आपको H2O यानी कि जो वाटर वेपर्स होते हैं वो भी देखने को मिलता है। तो इतनी सारी गैसें आपका सिन गैस में मौजूद होती हैं। तो कोयला गैसीकरण से प्राप्त जो सिन गैस है उसका उपयोग जो तमाम तरह के आपके सिंथेटिक प्राकृतिक गैसेस हैं, यानी कि जो आपका SNG है, सिंथेटिक नेचुरल गैस, इसको बनाने में किया जा सकता है। आप इसको ऊर्जा ईंधन बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे एथेनॉल और मेथनॉल बनाने में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अमोनिया बनाने में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या पेट्रो रसायनों के निर्माण में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कि एथेनॉल में भी इस्तेमाल हो सकता है और अमोनिया यानी कि यूरिया में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब जो हमारा गलत स्टेटमेंट है, यानी कि नाइट्रोस्टाइरीन को लेकर के जो सवाल था, उसको अगर आप देखें, ये गलत है। हमको पता है क्यों गलत है। गलत इस वजह से है क्योंकि नाइट्रोस्टाइरीन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिसमें आपको आमतौर पर जैसे बेंजीन हो गया, बेंजीन आपको इसमें मिलता है, एथिलीन है और नाइट्रिक एसिड है। नाइट्रिक एसिड, इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं वो आपको इसमें देखने को मिलते हैं। और ये जो एलिमेंट हैं, ये एलिमेंट आपका सिन गैस से नहीं बनाए जा सकते या कोल गैसिफिकेशन से नहीं बनाए जा सकते। इसीलिए नाइट्रोस्टाइरीन को भी आप कोल गैसिफिकेशन से नहीं बना सकते हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन बी जो है वो आपका सही जवाब हो जाता है। चलिए आगे बढ़ा जाए, अगले सवाल को देखते हैं यहाँ पर। तो अगला जो हमारा सवाल था करंट अफेयर से लिया गया था, साइंस का सवाल था। तो कभी कभी समाचारों के माध्यम से चर्चित सामान्यतः Cl20, HMX और LLM 105 के रूप में ज्ञात रासायनिक पदार्थों में सर्वनिष्ठ अभिलक्षण क्या है? यानी कि ये बेसिकली किस चीज से जुड़े हुए हैं, यही हमसे सवाल पूछा गया था। ऑप्शन ए था हमारा, ये हाइड्रोफ्लोरोकार्बन प्रतिशतों के रूप के विकल्प हैं। दूसरा हमारा स्टेटमेंट था, ये सैन्य आयुधों के अत्यंत विस्फोटक हैं। तीसरा हमारा स्टेटमेंट है, ये क्रूज मिसाइल के लिए उच्च ऊर्जा ईंधन है। तीसरा हमारा स्टेटमेंट था, ये रॉकेट नोदन हेतु ईंधन है। तो अब यहाँ पर इसका जो सही जवाब था, 3 चीजें हमारे सामने इधर दी हुई हैं। इनमें से अगर आप एक को भी जानते हैं तो आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते थे, एक को नहीं जानते हैं तो आप सवाल को सॉल्व नहीं कर पाते। इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन बी। इसमें से HMX जो है ये आपका चर्चा में रहा था, और इसको आप RDX के कंपैरिजन में देख सकते हैं। और RDX क्या है?
RDX का इस्तेमाल मिलिट्री जो आपके विस्फोटक होते हैं उनमें किया जाता है। तो इसीलिए इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाता है। तो हमने इसका देख लिया है ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ा जाए, अगला स्टेटमेंट अगर आप देखें, अगला हमारा सवाल था निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला हमारा स्टेटमेंट है, ऐसी अपेक्षा है कि मजोरमा वन चिप क्वांटम कंप्यूटिंग को सुकर बनाएगा। दूसरा हमारा स्टेटमेंट है, मजोरमा वन चिप अमेज़न वेब सर्विसेज द्वारा प्रारंभ किया गया है। और तीसरा हमारा स्टेटमेंट था कि डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एक उप समुच्चय है। अब यहाँ पर इस स्टेटमेंट में अगर आप जो है कोई एक स्टेटमेंट जानते हैं, मान लीजिए आपको स्टेटमेंट 2 जो है ये पता होता है कि स्टेटमेंट 2 गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मजोरमा वन चिप जो है करंट अफेयर में रहा था, आपको याद रखना है। और हमारा जो आपका प्रोग्राम होता है द हिंदू वाला, उसमें हमने इसको डिस्कस किया था कि मजोरमा चिप को किसने डेवलप किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने इसको डेवलप किया। किसने डेवलप किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने इसका डेवलपमेंट किया था। तो हमने इसको डिस्कस किया था। तो अगर आपको ये पता है कि मजोरमा चिप जो है माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है, अमेज़न वेब सर्विसेज ने इसको डेवलप नहीं किया है, अमेज़न वेब सर्विसेज की अलग चिप है, तो मजोरमा वन को डेवलप किया है माइक्रोसॉफ्ट ने। तो यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है। और दूसरा स्टेटमेंट अगर गलत है तो आप इसको भी बाहर कर सकते हैं, आप इसको भी बाहर कर सकते हैं और आप इसको भी बाहर कर सकते हैं, यानी कि स्टेटमेंट 3 या ऑप्शन सी जो है वो आपका पूरी तरीके से सही जवाब हो जाता है। अब थोड़ा सा और डिटेल में अगर आप देखें तो मजोरमा वन चिप जो है तो माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप की थी क्वांटम कंप्यूटिंग को लेकर के, ताकि क्वांटम कंप्यूटिंग में बेसिकली आपके जो एरर्स हैं उनको कम किया जा सके और क्वांटम कंप्यूटिंग को और ज़्यादा बेहतर बनाया जा सके। इसके अलावा डीप लर्निंग की जब आप बात करते हैं तो डीप लर्निंग बेसिकली आपका मशीन लर्निंग का एक सबसेट है। डीप लर्निंग मशीन लर्निंग के ही अंदर आता है और मशीन लर्निंग का मतलब ये होता है कि आप मशीनों को या कंप्यूटर को या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस लिहाज से ट्रेन करते हैं कि वो इंसानों की तरह डिसीजन लेने में सक्षम हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपका पहला स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, तीसरा स्टेटमेंट आपका सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है और आपका ऑप्शन सी जो है वो सही जवाब हो जाता है। चलिए आगे बढ़ा जाए, अगले सवाल को देखते हैं। अगला जो हमारा सवाल है इसमें आपसे पूछा गया था कि प्रायः समाचारों में चर्चित एक्लोनिक प्रतिरक्षियों यानी कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 3 स्टेटमेंट यहाँ पर हमारे सामने दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट है वे मानव निर्मित प्रोटीन हैं। दूसरा स्टेटमेंट है वे विशिष्ट प्रतिजनों यानी एंटीजन से बंधन बनाने की अपनी क्षमता के कारण प्रतिरक्षात्मक प्रकार्य को उद्दीप्त करते हैं। और तीसरा स्टेटमेंट है ये निपा विषाणु के या निपा वायरस जो आया था, निपा विषाणु के संक्रमण जैसे विषाणु संक्रामकों के उपचार में उपयुक्त हैं। अब सबसे पहले अगर आप इस सवाल का सही जवाब देना चाहते हैं तो आपको मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो हैं इनके बारे में पता होना चाहिए। क्या होती हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज? ये बेसिकली आपका कृत्रिम प्रोटीन है। क्या है? आर्टिफिशियल प्रोटीन है। और आर्टिफिशियल प्रोटीन होने का क्या मतलब होता है? जो भी चीज आर्टिफिशियल है वो मानव निर्मित है। तो इस तरीके से आपका मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज क्या है? मानव निर्मित प्रोटीन होती हैं। क्या करती हैं ये? तो ये बेसिकली हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली की तरह जो आपके हानिकारक रोगजनक होते हैं उनसे लड़ने का काम करती हैं। यानी कि बेसिकली हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली जैसे है, कोई भी रोग अगर कोई भी वायरस अगर हमारे शरीर में आता है तो पहले उसको किसे लड़ना पड़ता है? हमारी जो इम्यूनिटी है उससे मुकाबला करना पड़ता है। वही काम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी द्वारा किया जाता है। तो इस तरीके से आपका पहला स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पर आपका सही है कि ये हमारी प्रतिरक्षा जो प्रकार है इसको प्रदीप्त करता है, यानी कि दूसरा स्टेटमेंट भी आपका सही है। और तीसरा स्टेटमेंट भी सही है क्योंकि जब कोविड-19 महामारी के दौरान जो वैक्सीन बनाई जा रही थी तो उस दौरान मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की भी बात काफी ज्यादा चर्चा में रही थी। तो ये निपा वायरस जैसे जो विषाणु होते हैं, जो वायरस से संबंधित रोग हैं उनसे निपटने में भी सक्षम है और कोविड-19 महामारी जैसे जो या कोविड जैसे जो वायरस है उनसे निपटने में भी कई बार ये मददगार साबित हो सकता है। तो इसीलिए आपके तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर पूरी तरीके से ठीक हैं और ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाता है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला सवाल अगर आप देखें, हमारा सवाल है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट हमारे सामने दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट है महासागरीय जल में कोई भी विषाणु जीवित नहीं रह सकता है। दूसरा हमारा स्टेटमेंट है कोई विषाणु जीवाणुओं में संक्रमण नहीं कर सकता। और तीसरा हमारा स्टेटमेंट है कोई विषाणु परपोषी कोशिकाओं में कोशिकीय अनुलेखनात्मक सक्रियता को परिवर्तित नहीं कर सकता है। अब उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं ये हमको बताना था। केवल 1, केवल 2, कभी 3 या कोई भी नहीं। तो इसका सही जवाब अगर आप देखें, सबसे पहले आपका स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट को एक एक करके हम समझने की कोशिश करते हैं। तो महासागरीय जल में कोई विषाणु जीवित
नहीं रह सकता है। अब क्योंकि हमारा साइंस है और बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट यहाँ पर दिया हुआ है कि कोई भी जीवित नहीं रह सकता, बल्कि रिसेंट रिसर्च बहुत सारी पब्लिश हुई थी, जिस रिसर्च में ये बताया गया था कि बहुत सारे आपके वायरस ऐसे हैं जो पानी के अंदर भी जीवित रह सकते हैं। यानी कि पहला स्टेटमेंट तो आपका गलत हो जाता है। फिर दूसरा स्टेटमेंट पर अगर आप आए कि कोई विषाणु जीवाणुओं में संक्रमण नहीं करता है, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि बहुत सारे विषाणु ऐसे होते हैं जो कि जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं और इनके लिए एक शब्द भी इस्तेमाल किया जाता है। इनको कहा जाता है बैक्टीरियोफेज या विषाणु, इनको क्या कहा जाता है, बैक्टीरियोफेज कहा जाता है। तो इनको भी हमको पता होना चाहिए। तो ये दूसरा स्टेटमेंट क्या है, ये भी आपका गलत हो जाता है। और तीसरे स्टेटमेंट को अगर आप देखें कि कोई विषाणु परपोषी कोशिकाओं में कोशिकीय अनुलेखनात्मक प्रक्रिया को परिवर्तित नहीं करता है, यानी कि इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ बेसिकली आपका, इसको इंग्लिश में कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी। लेकिन जो आपके वायरस होते हैं, जो आपके विषाणु होते हैं, ये हमारे शरीर में ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटीज या ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटीज बेसिकली तब आता है जब हमारा जो आपका बेसिकली यहाँ पर जो आपका डीएनए है, जब डीएनए प्रोटीन में कन्वर्ट होता है तो उस दौरान आपका ये जो ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटीज हैं ये देखने को मिलती हैं। और जो आपके वायरस होते हैं वो इस पूरे प्रोसेस को चेंज कर सकते हैं, इस पूरे प्रोसेस में परिवर्तन ला सकते हैं। यही तो वायरस का मुख्यतः काम होता है कि वो इस पूरे प्रोसेस को चेंज करते हैं और फिर अपने आप को रेप्लिकेट करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके से आपका तीसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पर गलत है। तो कोई भी नहीं, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो इसका सही जवाब हो जाता है। तो यहाँ पर हमने ऑप्शन डी को भी देख लिया है कि इसका सही जवाब क्या है। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपना अगला सवाल देखा जाए। अगला जो हमारा सवाल है इसमें आपसे पूछा गया था जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेशन नेविगेशन, यानी कि गगन आवश्यक आवर्धन प्रदान करने हेतु भूस्थैतिक स्टेशनों की प्रणाली का उपयोग करता है। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन गगन के बारे में सही है या फिर है। हमारे स्टेटमेंट है ऑप्शन ए, हमारे स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट है इसे अतिरिक्त सटीकता और विश्वसनीयता प्रदान करने के लिए अभिकल्पित किया गया है। हमारा दूसरा स्टेटमेंट है कि बेसिकली इससे और अधिक एकरूपता और उच्च गुणवत्ता का वायु यातायात प्रबंधन होगा। और हमारा तीसरा स्टेटमेंट है कि इसके लाभ केवल विमानन में ही मिलेंगे किंतु परिवहन के अन्य प्रकार में नहीं। तो अब सवाल अगर आप देखें, गगन सिस्टम को लेकर के सवाल आपसे पूछा गया है। स्टेटमेंट को अगर आप एनालाइज करें, सबसे पहले अगर आप इस सवाल के सामने आए तो सबसे पहले आपके मन में आना चाहिए तीसरा स्टेटमेंट। तीसरा स्टेटमेंट आपके मन में आना चाहिए कि इसका इस्तेमाल केवल विमानन में किया जा सकता है, केवल एविएशन में किया जा सकता है। अब ये केवल शब्द जो आ गया है बहुत ज्यादा एक्सट्रीम शब्द हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि क्या आप इस प्रणाली को केवल एविएशन में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। आप जो है इस तरह की जो नेविगेशन प्रणाली हो सकती है उनको दूसरे सेगमेंट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका यही सिस्टम है, इसी सिस्टम को आप जो है वाटर नेविगेशन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ भी ये जो स्टेटमेंट है ये आपका क्या है, गलत हो जाता है। तो इस तरीके से तीसरा स्टेटमेंट आपका पूरी तरीके से गलत है। तो तीसरे को आप यहाँ से काट दीजिए। तो अब आपका क्या बचा, सी और डी यहाँ पर आपका बचता है। अब सी और डी आपका यहाँ पर बचा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक तो स्टेटमेंट पूरी तरीके से ठीक है कि ये जो गगन प्रणाली है ये अतिरिक्त सटीकता और विश्वसनीयता प्रदान करता है। दूसरे स्टेटमेंट के बारे में हमें देखना है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी पूरी तरीके से ठीक है। गगन प्रणाली की अगर आप बात करें तो गगन प्रणाली बेसिकली आपका दो इंस्टीट्यूशंस की तरफ से मिलकर के डेवलप की गई है। एक है आपका इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा है आपका एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इन दोनों इंस्टीट्यूशंस ने मिलकर के गगन प्रणाली को डेवलप किया है और ये प्रणाली मुख्य तौर पर भारतीय वायु स्पेस के लिए उपग्रह आधारित संवर्धन प्रणाली के रूप में कार्य करती है। यानी कि बेसिकली जो हमारा एविएशन सेक्टर है, एविएशन सेक्टर में और बेहतर नेविगेशन के लिए आपका इस पूरे सिस्टम को डेवलप किया गया है ताकि किसी भी तरह की जो दुर्घटना है उस दुर्घटना से बचा जा सके। तो यहाँ पर आपका ये जो पूरा सिस्टम है इसमें जीपीएस का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये चीज हमको यहाँ पर याद रखनी है। तो ये ओवरऑल हमने यहाँ पर देख लिया है कि आपका पूरा सिस्टम क्या है, किसने इसको डेवलप किया है और पूरे सिस्टम की क्या खास बात है उस पर भी हमने विचार कर लिया है। तो अब इसके अलावा तीसरे स्टेटमेंट पर अगर आप दोबारा से बात करें तो जो आपका ये जो गगन प्रणाली है इसको आप न केवल एविएशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं बल्कि समुद्री परिवहन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, सड़क मार्ग के लिए, रेल मार्ग के लिए, रक्षा सेवाओं के लिए, सुरक्षा एजेंसियों के लिए, दूरसंचार के लिए, बहुत तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत है। पहला और दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर पूरी तरीके से ठीक है। ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाता है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगले स्टेटमेंट को अगर आप देखें, अगला सवाल हमारा है कि निम्नलिखित कथनों पर हमको विचार करना है
कथन एक जो हमारे सामने दिया हुआ है वो ये है कि कुछ दुर्लभ मृदा तत्व सपाट टेलीविजन स्क्रीन और कंप्यूटर मॉनिटर के लिए निर्माण में उपयुक्त होते हैं। दूसरा हमारा स्टेटमेंट है कि कुछ दुर्लभ मृदा तत्वों में स्फूर्ति दीप्त गुणधर्म होता है। अब उपयुक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है, ये हमको बताना था। हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है। ऑप्शन बी, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं किंतु कथन 2 कथन 1 की व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी, कथन 1 सही है किंतु कथन 2 सही नहीं है। ऑप्शन डी, कथन 1 सही नहीं है किंतु कथन 2 सही है। तो इसका सही जवाब अगर आप देखें तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है वो इस सवाल का सही जवाब हो जाता है। बहुत ये तो स्टेटमेंट आप पूरी तरीके से ठीक मान ही सकते हैं, आपने इसके बारे में पढ़ा भी होगा कि बहुत सारे जो आपकी रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उनका आप टेलीविजन के निर्माण में या इस तरह के जो दूसरे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आपके गैजेट्स होते हैं, डिवाइस होते हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट तो यहाँ पर सही है। दूसरे स्टेटमेंट पर हमको थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा कि एक शब्द यहाँ पर दिया हुआ है स्फुरदीप्त गुणधर्म। स्फुरदीप्त गुणधर्म का क्या मतलब होता है? तो इसको अगर आप देखें तो स्फुरदीप्त गुणधर्म का बेसिकली आपका सिंपल सा मतलब यही है कि ओवरऑल आपका बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो जब यूवी रेस के कांटेक्ट में आते हैं, या फिर आप इसको अगर हिंदी में समझना चाहें तो बहुत सारे आपके एलिमेंट ऐसे होते हैं जो जब विकिरण के संपर्क में आते हैं, यूवी रेस के संपर्क में आते हैं, तो उनमें आपको चमक देखने को मिलती है, उनमें आपको ब्राइटनेस देखने को मिलती है। इसी फीचर को कहा जाता है क्या? स्फुर्तिदीप्त गुणधर्म। तो ये सवाल आपसे पूछा गया था। अब इसका सही जवाब क्या हो जाता है कि ये इसका व्याख्या करता है, क्योंकि जब इस तरह की प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिलेंगी तभी तो आप टेलीविजन में उसका इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरीके से ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पर सही जवाब हो जाता है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला हमारा जो स्टेटमेंट है, अगला हमारा जो सवाल है वो कुछ अंतरिक्ष मिशनों को लेकर के था। तो निम्नलिखित अंतरिक्ष मिशनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है या 3 आपके सामने मिशन दिए हुए हैं। पहला है एक्सियोम 4, दूसरा है स्पेसडेक्स और तीसरा है गगनयान। उपयुक्त अंतरिक्ष मिशनों में से कितने सूक्ष्म गुरुत्व यानी कि माइक्रोग्रेविटी विषयक अनुसंधान को प्रोत्साहित और समर्थित करते हैं? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी सभी 3 और ऑप्शन डी कोई भी नहीं। तो इसका सही जवाब अगर आप देखने जाएं, इसका सही जवाब है बेसिकली आपका ऑप्शन सी, यानी कि सभी जो आपके मिशन यहाँ पर दिए हुए हैं ये सभी के सभी मिशन जो हैं वो माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट को सपोर्ट करते हैं। दोबारा से इनको समझने की कोशिश अगर आप करें, सबसे पहले आप समझते हैं कि माइक्रोग्रेविटी क्या मिशन क्या होते हैं। माइक्रोग्रेविटी मिशन बेसिकली या माइक्रोग्रेविटी रिसर्च जो है ये बेसिकली आपका स्पेस रिसर्च का वो पार्ट है जहां पर आप जो सामान्य चीजें होती हैं, जो सामान्य घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं पर गुरुत्वाकर्षण या शून्य गुरुत्वाकर्षण का, जीरो गुरुत्वाकर्षण का या नल गुरुत्वाकर्षण का क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे आप चलते हैं, अगर आप चलते हैं और आप जमीन पर चल रहे हैं, यहाँ पर आपका गुरुत्वाकर्षण मौजूद है, लेकिन अगर आप किसी ऐसी जगह पर मौजूद हो जहां पर गुरुत्वाकर्षण मौजूद नहीं है या जहां पर ग्रेविटी नहीं है, तो आपके चलने पर क्या इम्पैक्ट आएगा, आपके शरीर पर क्या इम्पैक्ट आएगा, आपके मस्तिष्क पर क्या इम्पैक्ट आएगा। तो ये जो सामान्य सा डिसीजन है, ये जो सामान्य सा रिसर्च है, इसी रिसर्च को कहा जाता है माइक्रोग्रेविटी रिसर्च। और ये जो तीनों मिशन आपके सामने हैं, तीनों मिशन माइक्रोग्रेविटी रिसर्च को सपोर्ट करते हैं। जब सवाल आया था एग्जाम में तो अधिकांश लोगों को एक्सियोम 4 के बारे में पता था, गगनयान के बारे में पता था कि ये दोनों जो मिशन हैं ये आपका माइक्रोग्रेविटी रिसर्च को सपोर्ट करते हैं। लोग स्पेसडेक्स को लेकर के थोड़ा सा कंफ्यूज थे कि क्या ये माइक्रोग्रेविटी रिसर्च को जो है सपोर्ट करता है या फिर नहीं करता। तो ये बात यहाँ पर आपको समझ लेनी है कि आपका इसका जो स्पेसएक्स का जो मेन मिशन था वो तो यहाँ पर डॉकिंग मिशन था, लेकिन स्पेसडेक्स के अंतर्गत भी बहुत सारे जो है बाद के लिए मिशन जो है रखे गए थे, जिसमें कुछ माइक्रोग्रेविटी रिसर्च भी या माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट भी मौजूद थे। तो स्पेसडेक्स ने जब अपना जो मेन मिशन था उस मिशन को पूरा कर लिया, उसके बाद इसके जो सब्सिडरी मिशन थे उसमें आपका माइक्रोग्रेविटी मिशन जो है या माइक्रोग्रेविटी रिसर्च जो है वो शामिल था। तो इसीलिए इसमें तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तीनों मिशन सही हैं और ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाता है। चलिए आगे बढ़ा जाए और ये हमारा अंतिम सवाल है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। सवाल में बेसिकली आपसे पूछा गया था कि वायु प्रदूषण कम करने हेतु कृत्रिम वर्षा यानी कि आपका आर्टिफिशियल रेन कराने के तरीकों में किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसमें हमारे सामने 4 ऑप्शन दिए हुए थे, 4 जो है विकल्प आपके सामने दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है सिल्वर आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड, ऑप्शन बी है सिल्वर नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड और ऑप्शन सी है सिल्वर आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्राइड। इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बेसिकली अगर आप देखें तो
यहाँ पर इन दोनों का इस्तेमाल जो सिल्वर आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड का इस्तेमाल जो है वो आपका किया जाता है किसके लिए, कृत्रिम वर्षा के लिए। तो आप आर्टिफिशियल रेन के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं इसको, अगर आप देखें सबसे पहले आर्टिफिशियल, ये जो आपके दोनों एलिमेंट्स हैं इसके अलावा एक आपका ड्राई आइस भी होता है। तो ड्राई आइस में बेसिकली, या जो सिल्वर आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड है, इससे होता क्या है, ये जो आपके एलिमेंट हैं ये एलिमेंट बेसिकली आपका कंडेंसेशन न्यूक्लियाई के तौर पर काम करते हैं। तो इनके चारों ओर ये क्या है, कंडेंसेशन न्यूक्लियाई के तौर पे काम करते हैं। इनके चारों ओर जो है वो आपका जो वाटर वेपर्स होते हैं वो यहाँ पर कंडेंस हो जाते हैं। वाटर वेपर आसानी से कंडेंस हो जाते हैं और फिर ये जो है बारिश के तौर पर या फिर आपका प्रेसिपिटेशन के तौर पर आपको नजर आते हैं। तो इसलिए इनकी वजह से आप आर्टिफिशियल रेन या आर्टिफिशियल बारिश करा सकते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर इनका सही जवाब है। तो ये इसी नोट के साथ यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है वो होता है समाप्त। और उम्मीद है कि जितने भी हमने सवाल डिस्कस किए हैं वो आपको समझ में आए होंगे और आपको पता लगा होगा कि किस तरीके से अगर आप एक भी स्टेटमेंट जानते हैं तो आप सारे जो सवाल हैं या पूरा जो सवाल है उस सवाल के जवाब को दे सकते हैं या सवाल को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है अब आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में और अपना ख्याल रखिए, तब तक धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।